Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 1 part 2 of SRE, Software Requirement Engineering. So we'll continue in this lecture with the goal of software development. So basically किसी भी software को develop करने का goal ultimate क्या होता है? What we have to build a quality software. ठीक है? Develop quality software in time and within budget that meets customers real needs. So actual जो customer की needs हैं उसको हमारा software fulfill करना चाहिए plus in time and within budget. As we know कि last lecture में हमने देखा था constraints होते हैं हर project के and time and budget are common constraints. So ये constraints को mind में रखते हुए हमें best quality software देना है. अब जहाँ हम इन constraints की बात कर रहे हैं so we have to इसके लिए हम अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को देख लेते हैं कि बेसिकली इस ट्रायंगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिकली इसको डोमेन में एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कंस्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस डायग्राम को रेफर कर सकते हैं. बेसिकली इसके 3 एजेस एक एंड पे इसमें एक एंड पे इसके क्वालिटी है ट्रायंगल के एक एंड पे क्वालिटी है. ऑन द सेकेंड एज देयर इज टाइम और थर्ड एज पे कॉस्ट. इट मीन्स कि अगर हम टाइम इसमें से अगर 2 कंस्ट्रेंट्स हम इंक्रीज करते हैं 2 वैल्यूज इंक्रीज करती हैं तो थर्ड की वैल्यू कम हो जाती है या वेरी कर रही होती है. फॉर एग्जांपल अगर टाइम ज़्यादा होगा कॉस्ट ज़्यादा होगी तो क्वालिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, लेकिन अगर टाइम कम होगा और कॉस्ट भी इतनी नहीं है यानी कि बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो क्वालिटी भी कम होती जाएगी. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट एन ऑप्टिमम क्वालिटी फॉर द प्रोवाइडेड टाइम एंड कॉस्ट. उस कॉस्ट और उस टाइम के अंदर जो हमें प्रोवाइडेड है हमें मैक्सिमम क्वालिटी या ऑप्टिमम क्वालिटी देनी है. सो दैट इज द गोल ऑफ आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अ सॉफ्टवेयर इज गुड इफ इट मीट्स स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गुड होगा. अब कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं. ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ज़रूरी है बाकी भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल करेक्ट. नाउ व्हाट इज करेक्ट सॉफ्टवेयर? करेक्ट मीन्स इट इज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, अगर ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट हमने बनाया है और सारे वो काम ये फुलफिल कर रहा है जो कस्टमर ने करवाने हैं सो दैट इज अबाउट करेक्ट सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ग्राफ जनरेट करना है फॉर अ स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट और अगर वो ठीक से सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इट मीन्स योर सॉफ्टवेयर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर. सेकेंड वन इज रिलायबिलिटी. नाउ व्हाट इज रिलायबिलिटी? Reliability is basically measured in terms of time between 2 failures. So 2 failures के दरमियान में टाइम अगर हम कैलकुलेट करें which is actually MTBF and MTBF stands for mean time between failures. So 2 failures के दरमियान में अगर हमारा सॉफ्टवेयर है नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है नॉर्मल ऑपरेशन में है और लेट्स से कि मेरा सॉफ्टवेयर 2 मंथ्स के बाद एक दफ़ा फेल होता है. ठीक है, इट मीन्स कि 2 मंथ्स के बाद 1 फेलियर है. 2 मंथ्स के बाद 1 फेलियर फिर नॉर्मल ऑपरेट करता जाता है. ठीक है, और फिर लेट्स से 2 इयर्स के बाद एक दफ़ा फेल होता है. सो व्हाट कैन आई से, मैं ये कह सकती हूँ कि एक फेलियर के बाद जो दूसरा फेलियर है इसके दरमियान में जो टोटल टाइम है विच इज 2 इयर्स दिस इज माई MTBF. तो ये टाइम जितना ज़्यादा होगा रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. सो वी कैन से MTBF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलायबिलिटी. सो हमें रिलायबिलिटी मीन्स कि कितने टाइम तक हम रिलाय कर सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर फेल नहीं होगा यानी नॉर्मली ऑपरेट करता रहेगा, ये रिलायबिलिटी में आता है. व्हाट इज मेंटेनेबिलिटी? मेंटेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? आफ्टर डिप्लॉयमेंट जब हम अपना सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर देते हैं तो आफ्टर डिप्लॉयमेंट हमें अगर चेंज करना है
change comes under maintainability. अब ये चेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद कुछ एरर्स आए, यानी कि फीडबैक आपने कस्टमर से ली और फीडबैक के बेस पे कुछ माइनर चेंजेस आपने अप्लाई करने हैं. ठीक है, वी आर कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल. कुछ माइनर चेंजेस हैं जो आपने उसको करके देने हैं. उस इट मीन्स आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर में. सो दैट कम्स अंडर मेंटेनेबिलिटी. इसमें कोई नया मॉड्यूल ऐड करना भी हो सकता है. ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर हमने सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर बनाया हुआ है तो कोई नया मॉड्यूलर या कोई माइनर फंक्शनैलिटी, इवन मेजर फंक्शनैलिटी हम ऐड करें. ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि हमने जो ऑलरेडी डेवलप्ड मॉड्यूल्स हैं उनको हम मॉडिफाई करें. इट मीन्स कि दोनों ऑप्शंस हमारे पास होती हैं इन मेंटेनेंस. इसी तरह से यूजर फ्रेंडली का मतलब ये है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो ईज ऑफ यूज. अगर उसको यूज करना आसान है तो इट मीन्स के उसकी यूजेबिलिटी ज्यादा है. इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं. लेट्स से ये मैंने एक चीज ऐड की है, यहाँ पर ये मैंने ऐड किया है, एक टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली लगाया है टू एक्सप्लेन द ट्राइंगल. लेकिन अगर इसका कलर मैं रख लेती हूँ, लेट्स से इसको मैं इस लाइट ग्रे कलर का या इस कलर का कर देते हैं, लाइट सा. ठीक है, अब मैंने इसमें एक कलर ऐड किया है, लेकिन देखिए अब यही चीज लिखी हुई थी लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग मैंने ऐसे की है कि आपको सही से नजर नहीं आ रहा. ठीक है, दूसरा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये लिखा हुआ है ब्लैक में क्वालिटी, या इसी का अगर मैं कलर चेंज कर दूं, कोई और कलर ऐसा करूं जो आपको नजर आए, इसी में डार्क टोन है जो ये कलर है या ये कलर है, तो अब ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली है क्योंकि यूजर को ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ रही है, लिखा हुआ ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है. सो ये सारी चीजें हमने यूजर फ्रेंडली देखना होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना यूजर फ्रेंडली है. दिस इज अबाउट यूजेबिलिटी, रिलेटेड टू यूजेबिलिटी. सेकेंड पॉइंट ये है, द टोटल कॉस्ट इन इट इनकर्स ओवर ऑल फेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज मिनिमल एंड विद इन द बजट. ऑब्वियस सी बात है कि जितनी कॉस्ट है वो भी बजट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो हम मैक्सिमम क्वालिटी दे ही सकते हैं. अगर हमारा बजट ज्यादा हो तो हमने देखना होता है कि कितना बजट है, उस बजट के अंदर अंदर हमने मैक्सिमम क्वालिटी देनी होती है. अब ये स्टेक होल्डर्स एनवायरनमेंट की कॉन्टेक्चुअल डायग्राम है. इसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हम स्टडी करते हैं एक एक करके बिस्मिल्लाह. सबसे पहले आप यहाँ पर आए, जो सेंटर में रेक्टेंगल बनी हुई है विच इज प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स हियर मीन्स आपका सॉफ्टवेयर, आपका सोल्यूशन, एंड प्रोडक्ट, सिस्टम, जो भी आप नाम करें, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है. ठीक है, अब इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है. वो कौन कौन सी 4 इनपुट्स हैं? सबसे पहले लिखा हुआ है इनपुट्स. ये जो इनपुट्स वाला एरो है इट मींस इनिशिएटर. ठीक है, जिसने इनिशिएट करना है. सो इनपुट्स वाले जो एरो है इसका मतलब है द वन who will initiate the project, who will initiate the execution of development of project, not execution, development. ठीक है, so initially जो initiate करेगा इस project को वो हमारा input देगा. ठीक है, अब इसके अंदर 2 different लोग आ रहे हैं, 2 examples हैं, और भी हो सकती हैं, और भी examples हो सकती हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है sponsor and initiative owners. अच्छा, अब स्पॉन्सर एक एक करके दोनों को समझते हैं. स्पॉन्सर का मतलब ये है जिसने इन्वेस्ट करना है मनी को. ठीक है, सो जो भी मनी इन्वेस्टमेंट करेगा, लेट से वो कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है, कोई स्टेक होल्डर वो हमारे पास आके कहता है कि मेरे पास इतना बजट है, इसमें ये सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, फिर जो प्रॉफिट होगा उसमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ अमाउंट हम दोनों डिवाइड कर लेंगे. सो दैट इज स्पॉन्सर. ठीक है, दूसरा है इनिशिएटिव ओनर्स. अब इनिशिएटिव ओनर्स में भी डिफरेंट लोग हो सकते हैं. एक तो प्रोडक्ट ओनर होता है. ठीक है, प्रोडक्ट ओनर का मतलब ये होता है वो है जिसको प्रोडक्ट हमने बना के देनी है, जिसको प्रोडक्ट बना के देनी है वो हमारा ओनर है. लेकिन इनिशिएटिव ओनर का मतलब ये है, ये वो है जिसने स्टार्ट करना है या ट्रिगर करना है प्रोजेक्ट को. ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट ओनर भी हो सकता है. इसके अलावा ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी हो सकता है जो कि बिजनेस करने के लिए हमसे कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है. ठीक है, सो दैट इज इनिशिएटिव ओनर, जिसने प्रोडक्ट को एज इट इज खुद यूज नहीं करना, उसने प्रोडक्ट को बनवाने के बाद प्रॉफिट के साथ उसको लेट से हो सकता है लाइव कर दे, डिप्लॉय कर दे, ताकि जितने लोग डाउनलोड करें उसका बिजनेस हो. ठीक है, अच्छा, अब इनपुट्स हमने कवर कर लिया. इनपुट्स के आगे है कंस्ट्रेंट्स. व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स? कंस्ट्रेंट्स जैसे हमने पहले भी देखा, ये लिमिटेशंस होती हैं.
Constraints में यहाँ पर first constraint is industry regulator. Now who is industry regulator? Industry regulator का मतलब ये है the one who studies market trends. अब इसको मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता है, ठीक है, इसको पता है कि कौन सी इंडस्ट्री जा रही है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई ऐप बनानी है तो मेरा फोकस इस चीज़ पे होगा कि उसको बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए. तो मैं पहले इंडस्ट्री रेगुलेटर के साथ कंसल्ट करूँगी. इंडस्ट्री रेगुलेटर कहेगा कि यस एंड्रॉयड की मार्केट है, सो यू शुड वर्क ऑन एंड्रॉयड, ठीक है, तो मैं प्रेफरेबली एंड्रॉयड की ऐप बनाऊँगी. ऑल्टरनेटिवली हो सकता है कि वो जो इंडस्ट्री रेगुलेटर है वो कहे कि नहीं इस डोमेन में ज़्यादा एंड्रॉयड यूजर्स नहीं हैं, सो यू शुड वर्क ऑन विंडोज़, ठीक है, तो विंडोज़ 8 पे काम कर लें या आईफोन पे काम कर लें. ये बेसिकली हमें इंडस्ट्री रेगुलेटर करंट मार्केट ट्रेंड्स बताता है, ठीक है. इसने हमें कंस्ट्रेंट्स दे दिए. प्लस रिस्क मैनेजर मीन्स ये बताएगा कि इस प्रोजेक्ट के साथ कितना % रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा रिस्क होगा इट मीन्स वी माइट कंसिडर कि अभी हम इस प्रोडक्ट को डिप्लॉय ना करें. सो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए इन दिस कोर्स. फिर रिक्वायरमेंट्स हैं. रिक्वायरमेंट्स आर ऑब्वियस थिंग. रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी तो प्रोजेक्ट भी नहीं होगा. जैसे प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर जो प्रोडक्ट बनवाता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट मैनेजर है, वो हमें रिक्वायरमेंट्स दे सकता है. प्लस कस्टमर सर्विस मैनेजर. नो कस्टमर सर्विस मैनेजर मीन्स कि ये वो पर्सन है जो कि सर्विस रिलेटेड काम करता है. इट मीन्स उसको फीडबैक की बेस पे ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम फुलफिल करेंगे, ठीक है. लास्ट वन इज आउटकम्स. आउटकम्स मीन ये जो प्रोडक्ट बना के हम दे रहे होते हैं ये दो लोग यूज कर सकते हैं. या तो डायरेक्टली कस्टमर हमसे बाय करेगा, ठीक है, हो सकता है हम किसी कस्टमर के लिए बना रहे हो तो वो कस्टमर डायरेक्टली हमसे परचेज करेगा. दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि कस्टमर हमसे परचेज ना करे बल्कि सेल्स पीपल हमसे बल्क परचेज कर लें, बल्क में परचेज करें किसी प्रोडक्ट को और उसके बाद उसको अपने प्रॉफिट के साथ सेल कर दें. सो दैट इज अबाउट सेल्स पीपल, ठीक है. सो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए. इन कॉन्टेक्सचुअल डायग्राम का फायदा ये था कि हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर लिया. इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में कोट है फ्रेडब्रुक्स का दैट सेज the hardest single part of building a software system is deciding what to build. No other part of the work so cripples the resulting system if done wrong. No other part is difficult to rectify later. So इसके first जो code का part है that is the hardest single part of building a software system is deciding what to build. General perception ये होती है कि शायद सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है दैट इज डेवलपमेंट और कोडिंग किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए. लेकिन फ्रेडब्रुक्स का कोट ये कहता है कि नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले ये डिसाइड कर लो कि हमें बनाना क्या है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रिक्वायरमेंट्स. अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स करेक्ट होंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर जो हम बनाएंगे दैट वुड बी करेक्ट. No other part of the work so cripples means उसको destroy करना, destruction, ठीक है. So no other part of the work so cripples the resulting system if done wrong. मार्जिन हमारे पास बहुत कम है, बाकी कोई पार्ट अगर गलत है, फॉर एग्जाम्पल डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, इनमें से अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो रिजल्टिंग सिस्टम पे इतना ज़्यादा उसका असर नहीं होता जितना रिक्वायरमेंट्स का होता है. No other part is difficult to rectify later. Rectify means उसको ठीक करना. So no other part is difficult to rectify later. इसी तरह से बाकी किसी पार्ट को इतना मुश्किल नहीं है रेक्टिफाई करना. Why? Because आपको पता है अगर कोडिंग में कोई इशू है तो हम अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर या टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें सजेशंस भी दे देगा. अगर कोई कंपाइल टाइम एरर्स होंगे तो वो उनको ठीक भी कर देगा. इसके अलावा वो एरर हमारे सामने आ जाता है, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं. इसी तरह से अगर डिज़ाइन रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो वो भी हम मोस्ट प्रोबेबली अपने लास्ट के स्टेप्स में उसको फाइंड आउट करके करेक्ट कर लेते हैं. लेकिन व्हाट इफ प्रॉब्लम इज इन रिक्वायरमेंट्स? व्हाट इफ प्रॉब्लम लाइज इन रिक्वायरमेंट्स? अगर रिक्वायरमेंट्स में इशू है
تو اینڈ تک ہم ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پاتے کہ کوئی ایشو ہے. مینس ہم نے SRS میں جو ایک دفعہ ریکوائرمنٹس لکھ لی ہیں, انہی ریکوائرمنٹس کے اگینسٹ ہم نے ڈیزائن بھی کر دیا, پھر انہی ریکوائرمنٹس کے اگینسٹ ہم نے کوڈ بھی کر دیا, پھر انہی ریکوائرمنٹس کو جو ہم نے کوڈ لکھا تھا اس کو ہم نے ٹیسٹ بھی کر دیا. سو ہم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے کہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سو دیٹ از دا میجر پرابلم. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے تو پھر تو ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہمیں ریگولر کسٹمر کے ساتھ میٹنگس کرنی چاہیے, سو دیٹ ہم اس چیز کو اوور کم کر سکیں. اگر کسٹمر کے رسپانس میں ہمیں پتہ چل جائے گا, کسٹمر بتا دے گا کہ نہیں یہ ریکوائرمنٹس اس طرح سے نہیں ہیں, تو ہم اس کو ساتھ ساتھ ٹھیک کر لیں گے. The root causes of project success and failure. Now آپ کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں to be successful, ہم جو سکسیسفل پروجیکٹس ہوتے ہیں پہلے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کے کازز دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو فیلئر پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی بھی ریزنس دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس فیلئر کو نیکسٹ ٹائم ایوائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. سو دا روٹ کاز آف پروجیکٹ سکسیس اینڈ فیلئر میں سب سے پہلے ہم کچھ فیلئر پروجیکٹس اور ان کی ریزنس دیکھیں گے, پھر اسی طرح سے کچھ سکسیسفل پروجیکٹس اور ان کی ریزنس دیکھیں گے. The first step in resolving any problem is to understand the root causes. So پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ root cause کیا ہے. اگر ہمیں root cause پتا ہوگا problem کا تو اس root cause کو ہم eliminate کر سکتے ہیں. 1994 Standish Group survey says 3 commonly cited factors that cause projects to be challenged. Challenged here means failure. So کچھ جو 3 important factors ہیں جن کی weightage سب سے زیادہ ہے for failure projects, اس میں فرسٹ ہے لیک آف یوزر انپٹ 13% آف آل پروجیکٹس. انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس اینڈ اسپیسیفکیشنز 12% آف پروجیکٹس. چینجنگ ریکوائرمنٹس اینڈ اسپیسیفکیشن 12% آف پروجیکٹس. ناؤ اگر ہم اس کے کازز کو دیکھیں تو صرف 3 کازز ریکوائرمنٹس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. فرسٹ اور سیکنڈ کو آپ نے مکس نہیں کرنا. فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یوزر ہمیں ٹائم نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, ہم میٹنگ کے لیے اس کو کنسلٹ کرتے ہیں لیکن ہی سیز کہ ابھی میں اویلیبل نہیں ہوں, یا بیکاز آف اینی ریزن وہ ہمارے ساتھ میٹنگ نہیں کر رہا, یا ہمارے کوشچنر فل کر کے نہیں دے رہا. بیسکلی ہمیں اس سے ریکوائرمنٹس نہیں مل رہی. سیکنڈ پوائنٹ مینس یوزر نے ریکوائرمنٹس دی ہیں لیکن مائٹ بی وہ نان ٹیکنیکل ہے. ٹھیک ہے, یا ہم اس سے ریکوائرمنٹس ایکسٹریکٹ نہیں کرا پا رہے. سو یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں ریکوائرمنٹس مل رہی ہیں لیکن انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس ہیں. ان ٹرن دونوں ریکوائرمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں. تھرڈ از چینجنگ ریکوائرمنٹس اینڈ اسپیسیفکیشن. مین کسٹمر نے ہمیں ایک دفعہ ریکوائرمنٹس دے دی, اس کے بعد انڈسٹری چینج ہو گئی, ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی. سو یہ تینوں فیکٹرز ریکوائرمنٹس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں اراؤنڈ 40% جو ریکوائرمنٹس 40% جو فیلئر پروجیکٹس کے کازز ہیں دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو ریکوائرمنٹس. پروجیکٹ کوڈ فیل, اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز ہیں لیکن آپ دیکھیں ان کی ویٹیج بہت زیادہ نہیں ہے. انریلسٹک اسکیجول اور ٹائم فریم. ٹھیک ہے, ٹائم سے ریلیٹڈ جسٹ 4%. انایڈیکویٹ اسٹافنگ اینڈ ریسورسز مینس جو ہم نے لوگ یوز کیے ہیں, پرسنل یوز کیے ہیں, وہ بہت زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, مینس ہم نے کم لوگ لگا دیے تھے. پروجیکٹ بہت بڑا تھا لیکن صرف 6 لوگ اس ٹیم میں ایڈڈ تھے. ٹھیک ہے, ٹوٹل. تو انایڈیکویٹ اسٹاف تھا, اس کی وجہ سے بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں. پھر inadequate technology skills and various other reasons. So unknown reasons, کچھ other reasons کی وجہ سے 7% project failure ہوا. Overall 100 میں سے at least a third of development projects جو ہیں وہ requirements کی وجہ سے fail ہوئے ہیں. 9% of the projects were delivered in time and within budget. اب کچھ projects جو کہ fail نہیں ہوئے یعنی کہ successful projects ہیں ان کی بھی reasons دیکھ لیتے ہیں. So 3 most important factors are یوزر انوالومنٹ. 16% آف آل سافٹ ویئر پروجیکٹس کا مطلب ہے 16% پروجیکٹس صرف اس لیے سکسیزفل رہے کہ یوزر انوالو تھا. اٹ مینس ریکوائرمنٹس دے رہا تھا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹو مینجمنٹ سپورٹ ہمیں بہت اچھی اویلیبل تھی. سو 14% آف آل سکسیزفل پروجیکٹس. اسی طرح سے کلیئر اسٹیٹمنٹ آف ریکوائرمنٹس از 12% آف سکسیزفل پروجیکٹس. سو اٹ مینس کہ جو زیادہ تر ریشو ہے وہ ریکوائرمنٹس کے ساتھ ہی ریلیٹ کر رہی ہے ان ٹرمز آف successful project, کیونکہ user involvement is 16% and 12% is clear statement of requirements. So یہ بھی requirements کے ساتھ relate کر رہے ہیں. اب اسی کو explain کرنے کے لیے ہم frequency of requirement errors کی طرف جائیں گے کہ requirement errors میں
سو ہم فریکوینسی آف ریکوائرمنٹ ایررس کی تو فرسٹ لیکچر ہم پہلے اپنا کمپائل کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسٹیک ہولڈرز انوائرمنٹ کے اندر میجر اسٹیک ہولڈرز دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, روٹ کازز آف پروجیکٹ سکسیس اور پروجیکٹ فیلئر ہم نے دیکھا ہے. اس میں ہم نے یہ بات کی کہ اراؤنڈ جو 1/3 آف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کی ریزنس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ریکوائرمنٹس ہیں. اٹ مینس اف وی وانٹ آور پروجیکٹ ٹو بی سکسیزفل we should focus on requirements, we should focus on analyzing requirements, we should focus on gathering complete requirements, we should focus on gathering very correct requirements, correct set of requirements so that ہمارا project بھی successful رہے گا. So that's all for today's lecture. اور next lecture میں انشاءاللہ ہمارا topic یہ ہوگا کہ ہم باقی فیکٹرز دیکھیں گے. کاسٹ آف ریکوائرمنٹ ایررز, اگر ریکوائرمنٹ میں ایررز آ جائیں تو نقصان کیا ہوتا ہے, اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے, اس میں کاسٹ کتنی بڑھ جاتی ہے. پھر یہ فریکوینسی آف ریکوائرمنٹ ایررز, اس کے ریزنس, یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.